हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल आओ लौटे बचपन की ओर में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं आपको प्रेमचंद की कहानी सुना रही थी। इसमें आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको पंच परमेश्वर। कहानी कुछ इस प्रकार है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू चौधरी जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के जिम्मे अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू चौधरी ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए ठंडा न होने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेखी के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा न रखी। विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन शेख ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो खालाजान को खूब आदर सत्कार किया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की पारसा सी हो गई, पर रजिस्ट्री मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगवा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रातःनिधि ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघाड़ी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झुक झुक के, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, और जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना खा पका लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह राजनीतिक खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पल पग चलना दुभर था, मगर बात आन पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ कहकर टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। किसी ने उल्टा उसी को लताड़ा। कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे तो कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती।
अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुख, सन केसे बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यो आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जो मन मेरा पुराना मित्र है उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, क्यों बेटा? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू चौधरी इस सवाल का उत्तर न दे सकी, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलपत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों को कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमे से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भूत समझ के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदलते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनकी लाग थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिससे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदलती हूँ। जुम्मन शेख मन ही मन फूले न समाये, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे और बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुँह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को उन्हें बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो।
जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बात कर रहा है। अतः वो शांत चित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उसे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसे काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेरफेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी टिकी है, नहीं तो वह कब तक की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती रहती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कर्मों की सिद्धि में देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि जल्दी हो जाती है। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। संयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों से वाहुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से किया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि उसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके की 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं।
बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी लेके वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौथे के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पूछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ ये 8 पहर की खपत। महीने भर ही में वह पिस सा गया। 21 कजुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दुभर था, हड्डियाँ निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार के बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बात शक्ति ने जवाब दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ के खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गाँव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दौड़े लगाए और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता। ससुरा बीच रास्ते ही में मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब चले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर ही लेट गए। वही रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, थली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी न था। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया, पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगी चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इज्जत खातिर रुपये नहीं दिए। अलगू और खच्चर दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही चल आए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इतने दाम मुझसे पड़े हैं, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंकती, सत्यानाशी बैल गंजी बांध दिया, हमें नीला पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुँह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या करोगे। बची हुई कहानी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आशा आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।